हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो केमिकल काइनेटिक्स में जो भी लास्ट लेक्चर में पढ़ा था एक बार उसे रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ये हमने एक फ्लो चार्ट बनाया था जहां पर हमने देखा था कि ये टॉपिक्स हमें आज इस चैप्टर में पूरे पढ़ने हैं अच्छे से। ठीक, चलो फिर रिएक्शन के रेट के बारे में बात कर ली थी कि रिएक्शन का जो रेट है वो डील करता है रेट ऑफ रिएक्शन के साथ, इसकी मेजरमेंट के साथ, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक, चलो फिर हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देख ली थी, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन एंड मॉडरेट रिएक्शन। तो जहाँ पर रेट हम कैलकुलेट करते हैं वो होती है हमारी मॉडरेट रेट, क्योंकि फास्ट रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होती हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हो जाती हैं, इसीलिए इनका रेट हम डिटरमाइन नहीं करते। स्लो रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, इन रिएक्शंस को मंथ्स, ईयर्स, डेज लग जाते हैं, ठीक है, कंप्लीट होने में, इसीलिए इनका भी हम रेट कैलकुलेट नहीं करते। चलिए फिर हमने रिएक्शन के रेट के बारे में बात की थी और फॉर्मूले की बात करी तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। अच्छा, चलिए फिर हम रेट के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है, एवरेज रेट के बारे में बात की थी। रेट ऑफ अ रिएक्शन ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, गिवन टाइम इंटरवल इसके लिए हमने दो ग्राफ भी देखे, है ना, कंसंट्रेशन टाइम का ग्राफ। अगर आप देखो, एक ग्राफ हमने रिएक्टेंट के लिए बनाया है, एक ग्राफ हमने प्रोडक्ट के लिए बनाया है। तो यहाँ पर ग्राफ देख करके पता क्या चलता है, ग्राफ देख करके ये हमको समझ में आता है कि जब रिएक्शन होती है, ठीक है, जब कोई भी रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन से प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, सॉरी, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है किसी भी रिएक्शन में। तो अगर हम बात करें रिएक्टेंट की, तो विद टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, और विद टाइम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, चलिए, तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हो रही है, इसीलिए यहाँ पर जो हम रेट लिखते हैं वो आता है माइनस डेल्टा सी बाई डेल्टा टी। डेल्टा सी क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। ठीक है, वहीं अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो विद टाइम प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो यहाँ पर डेल्टा सी दैट इज चेंज इन रेट, सॉरी, चेंज इन कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव में ही आएगा ऑलरेडी, इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी नेगेटिव साइन नहीं लगाते। यहाँ पर नेगेटिव में आएगा और रेट को हम नेगेटिव में लिख नहीं सकते, इसलिए हम एक माइनस साइन यहाँ पर लगाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट के लिए माइनस साइन नहीं लगाते हैं और रिएक्टेंट में माइनस साइन लगाते हैं। बाकी इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में बात हो गई थी। फिर रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में हमने बात की थी। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस जो है वो डिफाइंड होता है रिएक्टेंट के लिए, और रेट ऑफ अपीयरेंस डिफाइंड होता है प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, और ये आता है माइनस में, माइनस साइन है। प्रोडक्ट की बात करें तो सेम फॉर्मूला है लेकिन पॉजिटिव में। फिर हमने देखा था रिएक्शन के रेट को कैसे हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हमने डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन लिखी थी कुछ इस तरीके से। तो ये काफी इजी था, रिएक्टेंट का माइनस में और प्रोडक्ट का पॉजिटिव में। तो फिर कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे जहां पर रिएक्शन का रेट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस हमने फाइंड किया था। चलो इसके बाद हमने रिलेशन देखा था कंसंट्रेशन और प्रेशर के बीच में, और देखा था बच्चों की एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है। एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो देखो सिंगल स्टेप में हो रही है। वहीं अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, तो ऐसी रिएक्शन जो मोर देन वन स्टेप में कंप्लीट होती है, यहाँ पर इंटरमीडिएट भी बनेगा। ठीक है, चलो फिर हमने लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में बात की थी। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, रेट ऑफ अ रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज्ड टू द पावर ऑफ देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर रेट लॉ कैसे हम लिखेंगे ये हमने देख लिया था। अगर हमारे पास कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन में तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं रेट लॉ, लेकिन रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो रेट लॉ डिटरमाइन करना। ठीक है, चलो फिर हमने मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बारे में बात की थी। तो मॉलिक्यूलैरिटी है क्या, मॉलिक्यूलैरिटी क्या है, मॉलिक्यूलैरिटी में क्या होता है,
नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, अब वो एटम्स, आयन, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज इन एन एलिमेंट्री रिएक्शन जो कोलाइड करती हैं प्रोडक्ट बनाने के लिए, ठीक है, उन्हीं को, उसी से हम क्या निकालते हैं, मॉलिक्यूलरिटी। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितनी स्पीसीज कोलाइड कर रही है, एक, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी 1, यहाँ पर 2, मॉलिक्यूलरिटी 2, यहाँ पर 2 और 1 ये 3, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 3, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी 1 को यूनिमॉलिक्यूलर, 2 वाले को बायोमॉलिक्यूलर एंड 3 वाले को ट्रांसमॉलिक्यूलर। फिर ऑर्डर भी हमने फाइंड कर लिया था, रिएक्शन का कैसे ऑर्डर दिखाते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर है क्या, सम ऑफ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ। रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो पावर होती है ना, ये जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट में, जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट से जो पावर ऊपर लिखी जाती है किसी एलिमेंट्री रिएक्शन की, अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पर देखो, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ पर रेट जब हमने लिखा, इसका है 3, तो यहाँ पर आ गया 3, इनका जब हम सम करेंगे ये आ जाएगा 5। तो इस ऑर्डर, इस रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर कितना है, 5। वैसे ही किसी भी रिएक्शन का ओवरऑल ऑर्डर हम फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये लिखेंगे कि हम जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट में दिया होगा, नहीं, तभी लिखेंगे जब कोई एलिमेंट्री रिएक्शन होगी। अगर रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है तो नहीं लिखेंगे, तो हमें डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए इसे, आगे फिर हमने रिएक्शन के बारे में, ऑर्डर के बारे में बात की थी, कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए, ठीक है। जैसे ये वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, यहाँ पर ओवरऑल ऑर्डर यानी कि ऑर्डर हमने फाइंड किए थे दोनों, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो कभी भी ऑर्डर फाइंड करने के लिए तो इस तरीके से डेटा हमें दिया रहेगा और हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने डिफरेंशियल रेट इक्वेशन और रेट लॉ में रिलेशन देख लिया था, ठीक है। चलो ये भी हो गया था कंप्लीट, क्वेश्चन भी कर लिए थे। फिर हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ की तरफ बढ़ रहे थे, जहां पर हमारा 2/3 चैप्टर का क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि हमने काफी चैप्टर यहाँ, आधा से ज्यादा चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की थी। जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो रेट के, यानी कि ये क्या होते हैं, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पर जो रेट है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक, किस पर डिपेंड करता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर हम यहाँ पर H2+Br2 लेते हैं और सनलाइट ही नहीं देते हैं, और 2HBr कैसे बनेगा हमारा प्रोडक्ट, क्या बनेगा, नहीं बनेगा, क्योंकि क्या है, ये फोटोकेमिकल रिएक्शन है, इसके लिए सनलाइट जरूरी है। लेकिन हम सनलाइट नहीं दे रहे हैं, कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहे हैं। मान लो हमने कंसंट्रेशन यहाँ पर 10 मोल थी, ठीक है, 10 मोल से हमने क्या कर लिया, इसको 100 मोल कर लिया, यहाँ पर भी क्या कर लिया, 100 मोल कर लिया। या यहाँ पर मान लो हमने 1000 मोल कर लिया, यहाँ पर भी 1000 मोल कर लिया। तो इस कंसंट्रेशन को बढ़ा करके कोई फायदा ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन तो हो ही नहीं रही जब तक हम वहां पर क्या नहीं दे रहे, सनलाइट, ठीक। तो इन रिएक्शन में जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ये कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती। जैसे अगर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन की बात करें तो ये डिपेंड कर रही है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। वैसे ही अगर हम डिकम्पोजिशन ऑफ गैसेज ऑन मेटल सरफेस की बात करें तो ये सरफेस एरिया पर डिपेंड कर रही है, ठीक है। चलो, जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उतनी ज्यादा रिएक्शन होगी। चलो, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के काइनेटिक्स हमने देख लिया था, फॉर्मूला हमने पढ़ लिया था, AT = A0 - KT। जहां पर AT क्या है बच्चों, फॉर्मूला देख लेते हैं, यहाँ पर इंटीग्रेटेड रेट लॉ। AT क्या है, AT इज concentration left at any time t। एनी टाइम t पर जो कंसंट्रेशन बच गई है वो है AT। यहाँ पर A0 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन। K क्या है, K है रेट कांस्टेंट, और T क्या है, T तो सिंपल, T क्या है, टाइम, ठीक। तो ये था हमारा फॉर्मूला या इंटीग्रेटेड रेट लॉ बोलते हैं। नेक्स्ट, इसके लिए ग्राफ हमने देख लिया था। हाफ लाइफ के बारे में बात की थी, तो हाफ लाइफ क्या हो जाएगी इसकी, A0/2K, ठीक है। टी कंप्लीशन भी देख लिया था, वो क्या है, A0/K। देखो दोनों में डिफरेंस क्या, A0/2K और A0/K। अगर हम इन दोनों का रिलेशन देखें तो क्या है, T100 = 2 × T50। T50 क्या है, T100 क्या है, A0/K, और T50 क्या है,
ए नॉट बाय 2k। अगर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये दोनों बराबर है क्या? देखो 2 से 2 कैंसिल, तो ए नॉट बाई के ए नॉट बाई के, यही रिलेशन है ना दोनों के बीच। ये T100 यही तो है, ए नॉट बाई के निकाला था अभी, सॉल्व किया था यहाँ पर। वही T50% यानी कि T हाफ है, T50% को हम क्या बोल सकते हैं? T हाफ भी बोल सकते हैं, ठीक है। T100% को हम T कंप्लीशन भी बोल सकते हैं। ये कितना है? ए नॉट बाय 2k। सॉल्व कर लेंगे तो ऐसा आ जाएगा। क्लियर है? तो यही इनके बीच का रिलेशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने कर लिया था यहाँ पर कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, ठीक। चलो फिर हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय T लॉग बेस 10 ए नॉट बाय ए। ए नॉट क्या है यहाँ पर? इनिशियल कंसंट्रेशन, और एटी क्या है? कंसंट्रेशन लेफ्ट एट टाइम टी, ठीक। चलो ए नॉट ये इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम टी पर हो गई 80। डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन पूरा हम सॉल्व करके हमने लिखा था K इज इक्वल्स टू 2.303 बाई टी लॉग बेस 10 ए नॉट बाई ए टी। ए नॉट क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और एटी क्या है? कंसंट्रेशन लेफ्ट एट एनी टाइम टी। चलो ग्राफ इनके लिए देख लिए थे। एक और फॉर्मूला हमने यहाँ पे देखा, ए टी इज इक्वल्स टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। ग्राफ देख लिए थे यहाँ पर। बाकी हाफ लाइफ भी कैलकुलेट कर ली थी, इंपॉर्टेंट है हाफ लाइफ भी क्योंकि क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 के बाय के। के क्या है? रेट कांस्टेंट। अच्छा यहाँ पे टी कंप्लीशन भी कर लिया था, तो हमने ये देखा था कि थ्योरेटिकली अगर हम देखें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट गो फॉर कंप्लीशन, क्योंकि जब हमने सॉल्व किया था तो यहाँ पर क्या आ रहा था? ये इन्फानाइट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। बाकी कुछ क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप एक बार देख लो, ठीक है, ध्यान रख लो। अब देखो एक क्वेश्चन हमने किया था कि रिएक्शन अगर 75% कंप्लीट हो जाती है 10 मिनट में, कोई रिएक्शन 75% कंप्लीट हो रही है 10 मिनट में, उसकी हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है, और उसी रिएक्शन को 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो देखना है। 75% तो 10 मिनट में हो रही है, 87.5% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है वो निकालना है, ठीक है। तो दो चीजें यहाँ पर निकालनी है, तो दो फॉर्मूले लगेंगे। एक हाफ लाइफ निकालनी है तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला लगेगा जो कि ये है, और एक यहाँ पर टाइम निकालना है, तो टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला? टाइम के लिए जो हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है K इज इक्वल्स टू 2.303 बाय टी लॉग बेस 10 ए नॉट बाय ए टी, ठीक है। ऐसा ये दो फॉर्मूले हैं जो इस क्वेश्चन में लगेंगे, ठीक है। तो लगाया हमने, है ना। यहाँ पर देखो सॉल्व किया हमने, ठीक है। तो हमारे पास आ गई है K की वैल्यू। देखो हम सीधा यहाँ पर टी हाफ निकालने के लिए सीधा ये फॉर्मूला रख सकते थे, लेकिन यहाँ पर K की वैल्यू हमें दी नहीं गई है, तो पहले हमें K फाइंड करना पड़ेगा। तो K तो हम इसी फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो K फाइंड कर लेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पर, पहले हमने K फाइंड कर लिया। K आया 0.138 मिनट इनवर्स, ठीक है, यह आया 0.138। अब इस K की वैल्यू को हमने टी हाफ वाले फॉर्मूले में, जो कि ये है, टी हाफ वाला फॉर्मूला, ठीक है, 0.693 बाई के। इस फॉर्मूले में हमने इस वैल्यू को पुट किया और टी हाफ आ गया हमारा 5 मिनट। तो पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व कर लिया था, हाफ लाइफ टाइम निकाल दी थी। दूसरा हमें निकालना है कि 87.5% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए। तो सेम वही करेंगे। देखो 87.5% कंप्लीट होने के लिए कितना टाइम चाहिए, तो सॉल्व कर लेंगे पूरा, वैल्यूज ही तो पुट करनी है, और यहाँ पर टाइम आ जाएगा 15 मिनट। नेक्स्ट, ये यहाँ तक क्वेश्चन हो गया था। अब नेक्स्ट एक रिएक्शन है N2O5 गिव्स 2NO प्लस हाफ O2, एक रिएक्शन है। तो देखो क्वेश्चन है कि 3600 सेकंड में 90% ऑफ N2O5 इज डिसोसिएटेड। 3600 सेकंड में 90% N2O5 क्या हो जाता है? डिसोसिएट हो जाता है। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करना था, तो सिंपल फॉर्मूला रखेंगे कौन सा? वही वाला, K इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग बेस 10 ए नॉट बाय 80। इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे, सारी वैल्यूज यहाँ पर गिवन है, K निकालना है, आसानी से हमारा आंसर आ गया।
अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 87.5% कंप्लीटेड इन 30 मिनट्स। तो जैसा हमने पहले क्वेश्चन किया था, कुछ कुछ वैसा ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट। तो एक रिएक्शन 87.5% कंप्लीट हो जाती है 30 मिनट में। कैलकुलेट टाइम टेकन फॉर 75% कंप्लीशन। तो 75% कंप्लीशन के लिए टाइम कैलकुलेट करना है, यानी कि 75% कंप्लीट कितने टाइम में होती है, कितने मिनट, कितने सेकंड, कितना टाइम है। तो देखो यहाँ पर पहले मिनट्स में दिया हुआ है टाइम, तो यहाँ पर भी टाइम कैलकुलेट हम मिनट्स में ही करें। ठीक है, तो देखो हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, k इज इक्वल्स टू। अच्छा, हम बार बार फॉर्मूला क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आपको क्या रहेगा, ये अच्छे से याद, जितनी बार आप लिखोगे, जितनी बार रिवाइज करोगे, जितनी बार प्रैक्टिस करोगे, उतना अच्छे से आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय t log बेस 10 a0 बाय टी। तो टाइम तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं ना, टाइम यहाँ पर रख करके टाइम तो निकालना है, तो क्या कर लेंगे, फॉर इसकी अदला बदली, तो टाइम यहाँ पर टाइम निकालना है तो के यहाँ पर आ जाएगा। सिंपली हम टाइम निकाल सकते थे, ए नॉट और ए टू की वैल्यू तो हम यहाँ इससे निकाल लेंगे क्वेश्चन से, लेकिन यहाँ पर देखो के की वैल्यू क्या है, निकालना मुश्किल है, निकालना पड़ेगा ना। तो पहले हम क्या करेंगे, जो पहले वाली रिएक्शन है जहाँ पर टाइम भी दिया हुआ है, इतनी रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, इसकी मदद से निकाल लेंगे के की रेट। फिर जब रेट कांस्टेंट हम निकाल लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, 75% कंप्लीशन जिसके लिए हमें टाइम निकालना है, फिर यहाँ पर इस रिएक्शन को सॉल्व। ठीक, चलो तो करना ये है, इसको तो पहले कर लेते हैं साइड में, बॉक्स बना करके रख लेते हैं। तो बोला जा रहा है कि कोई रिएक्शन है, बन रहा है प्रोडक्ट। तो ये हो गई है 87.5% कंप्लीट, यानी कि ये कितना है, 0.875 हो गई है ये रिएक्शन। ठीक, अब हमें, अब ये बची कितनी, देखो जितनी ये रिएक्शन यहाँ पर बची वो क्या हो जाएगा हमारा 80। 80 की वैल्यू आप निकाल लेंगे आसानी से, बहुत आसानी से निकाल लोगे। ठीक है, तो 80 की वैल्यू आएगी लगभग, चलो ये आप खुद से निकालना, 80 की वैल्यू निकालनी है। अब 80 की जो वैल्यू आएगी उसे आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट कर लेना है और आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो खुद से करो, के की वैल्यू निकालो एक बार। तो 30 मिनट में कितनी बच गई है, माइनस कर लेंगे इसे, 100 से माइनस कर लेंगे ना, 87.5 तो आ जाएगा 12.5, जो कि बन जाएगा 0.125 ए नॉट आ जाएगा ये। चलो 80 की वैल्यू आ गई इतनी, बाकी ये तो हमारे पास ए नॉट है। अब बाकी ए नॉट तो हमें पता ही है, ए नॉट तो ए नॉट ही है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो अब हम सॉल्व कर लेंगे, देखो फॉर्मूला है टी, फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी log base 10 नॉट बाय 8। टू 2.303 अपॉन टाइम कितना है 30 मिनट, log बेस 10 ए नॉट तो ए नॉट है, और 80 की वैल्यू कितना है 0.125 ए नॉट। ठीक है, चलो सॉल्व कर लेंगे, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, ये आ गया के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 30 log बेस 10। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 125, ऊपर आ जाएगा 1 2 3। ठीक है, अब क्या 125 4 जा
ठीक है, चलो बाकी अब आप इसे सॉल्व करो। अच्छा, log 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 to the power 3 लिख सकते हो क्या? log 2 to the power 3 ये आ गया। फिर हमने क्या बात की थी, log में क्या होता है, जब ये पावर में आ जाता है तो ये यहाँ आ जाएगा पहले मल्टीप्लाई में। k इज इक्वल्स टू 2.303 बाय 30 log 3 इंटू log 2। ठीक, log 2 की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी, log 2 कितना होता है 0.3010। अब सिंपल क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यूज रखी हुई हैं 2.303 अपॉन 30 इंटू 3 इंटू 0.301। ठीक है, log 2 की वैल्यू वही होती है, वो रख करके मल्टीप्लाई करना है और k की वैल्यू निकालना है। खुद से कीजिए। चलो तो सॉल्व कर लेंगे इसको, ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन 30 इंटू 3 था वहां पर इंटू 0.3010। ठीक है, k कितना आ गया, k आ गया 0.06932 मिनट। ठीक है, तो ये आ गई वैल्यू यहाँ k की। अब k हमने फाइंड कर लिया है, अब क्या करना है, देखो k फाइंड हो गया। अब जो मेन क्वेश्चन है, k तो फाइंड करना ही नहीं था ना, मेन क्वेश्चन क्या है हमारा कि 75% कंप्लीशन के लिए कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम में 75% कंप्लीट हो जाएगी रिएक्शन, वो हमारा मेन क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर देखो, एक कोई रिएक्शन है, इससे बन रहा है प्रोडक्ट, रिएक्शन कितनी है 75% कंप्लीट हो गई, यानी कि 0.75 कितनी बच गई है 25% बच गई है, जिसको हम क्या कह सकते हैं 0.25 ए नॉट। ये 0.25 ए नॉट किसकी वैल्यू है, ये है ए टी की वैल्यू, किसकी वैल्यू है ए टी की वैल्यू। ठीक है, अब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था उस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर लेंगे। देखो T इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग बेस 10 ए नॉट बाय 80। जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे उतनी बार हमें ये याद होता है। ठीक, वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे 2.303। के कितना है देखो, कि हमने फाइंड किया 0.06932 0.06932 लॉग बेस 10। ए नॉट कितना है, ए नॉट तो ए नॉट ही है, और 80 की वैल्यू कितनी है 0.25 ए नॉट। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, देखो ये कितना आ जाएगा 0.25 को हम क्या लिख सकते हैं 100 अपॉन 25, 25 4 यानी कि log 4। log 4 को हम क्या लिख सकते हैं log 2 का स्क्वायर, log 2 के स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू log 2, 2 इंटू log 2 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 0.3010। ठीक है, सीधा सिंपल सा सॉल्व जैसा हम अभी तक कर रहे थे, t की वैल्यू निकल जाएगी। एक बार खुद से ट्राई कीजिए। चलो तो हो गया होगा ये सॉल्व, आपने कर लिया होगा, देखो आपने यही किया होगा। t इज 2.303 अपॉन 0.06932 जो भी है यहाँ पे वैल्यू, मल्टीप्लाई लॉग बेस 10। ए नॉट से ए नॉट हो गया था कैंसिल, तो ये आ गया था 100/25। सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4 log 4। t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 0.06932 मल्टीप्लाई लॉग 4 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2। सॉल्व कर लेंगे, अच्छा क्या प्रॉपर्टी होती है, ये पावर कहाँ आ जाएगी, पहले आ जाएगी इंटू 2 log 2। अच्छा log 2 की वैल्यू कितनी होती है, लास्ट लेक्चर में बच्चों हमने डिस्कस भी किया था कि log 2 3 4 ये वैल्यू आपको याद कर लेनी है। वैसे याद करने की बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में जो है log की वैल्यू दी हुई होती है।
ठीक है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। लेकिन फिर भी कुछ वैल्यूज जो है वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। log 2 की 0.3010 वैल्यू पुट कर देंगे, t इज इक्वल्स टू 2.303 इंटू 2 इंटू 0.3010 अपॉन 0.06932। तो ये आंसर लगभग आ जाएगा 20 मिनट्स। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये आ जाएगा 20 मिनट्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, रिएक्शन का हाफ टाइम निकाल सकते हो। तो कोई रिएक्शन 75% कंप्लीट है, 5% कंप्लीट है, आसानी से आप निकाल, ठीक है। अच्छा, इसका एक इजी फॉर्मूला भी होता है। तो क्वेश्चन ये था, इजी फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेते हैं, है ना। तो देखो, अगर कोई रिएक्शन 75% कंप्लीट हुई है तो यहाँ पर आ जाएगा 2t½ अगर कोई रिएक्शन 87.5% कंप्लीट हुई है तो यहाँ पर आ जाएगा 3t½ अगर कोई रिएक्शन 99.9% कंप्लीट हुई है तो यहाँ पर आ जाएगा 10t½ तो इसको आसानी से हम इसकी मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 75% कंप्लीट होती है कोई रिएक्शन, तो आसानी से हम क्या निकालें, 2 इंटू t½ निकालेंगे और t½ रख देंगे और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।